नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मेरे देश की संसद में माननीय सांसद बोल रहे थे, चर्चा कर रहे थे, बहस कर रहे थे, बजट पर बोल रहे थे। इसी में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिसकी जाति का पता नहीं वो गणना कराना चाहते हैं, और फिर छिड़ा बवाल। माननीयों को गुस्सा आने लगा, सब एक दूसरे पर बरसने लगे, जाति सबसे बड़ा हथियार बनने लगा। इधर से चर्चा हुई कि ये तो एंटाइटल्ड लोग हैं, इनसे सवाल पूछ लिया तो परेशान हो गए। ये अनुराग ठाकुर का कहना है। राहुल गांधी का कहना है कि मुझ पर जितने आरोप लगाने हैं लगाओ, कास्ट सेंसस में इसी संसद से पास करूंगा। क्या विपक्ष के हाथ में कास्ट सेंसस नाम का हथियार आ गया है? क्या बीजेपी इस मुद्दे पर बैकफुट पर जा रही है? क्योंकि उन्हें लगता है कि लोकसभा चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष ने जो नैरेटिव बनाया वो बीजेपी के लिए महंगा साबित हुआ। इन तमाम सवालों पर आज चर्चा करेंगे। हम आपको दिखाएंगे भी कि क्या कहा था सांसदों ने, कैसे गुस्सा अभी तक चल रहा है, क्योंकि अभी भी ऐसे कई सांसद हैं विपक्षी पार्टियों के जो कह रहे हैं कि अनुराग ठाकुर को माफी मांगनी चाहिए। क्या आप जानते हैं देश भर में अनुराग ठाकुर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है कांग्रेस के नेताओं ने कि राहुल गांधी की जाति आखिर क्यों पूछे? बीजेपी कहती है आप हर किसी की जाति पूछे, पत्रकार से लेकर जज की जाति आप पूछते हैं, आपसे पूछ लिया तो क्या दिक्कत हो गई? सबसे पहले तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। यहाँ पर जो युवा मौजूद हैं, सिद्धार्थ यादव जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अभय दुबे जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। घनश्याम तिवारी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मलुक नागर साहब हमारे साथ नेशनल जनरल सेक्रेटरी आरएलडी के हैं, और इनकी तरफ से 3 हो गए हैं आज। अक्सर इधर से 3 रहता है, इनकी शिकायत रहती है बीजेपी वालों की, लेकिन आज यहाँ पर धीरेन्द्र जी भी हमारे साथ है। धीरेन्द्र जी के लिए ताली बजाइए, जो कि चिराग पासवान जी की पार्टी एलजेपीआर की तरफ से पक्ष रखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम सवालों की शुरुआत करें, देखिए क्या कह रहे हैं नेता। जिसकी जात का पता नहीं, आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? कल को वो बोलेंगे कि स्किन कलर से प्रधानमंत्री चुना जाएगा। उन्होंने अपनी परवरिश को गाली दी, बदतमीजी है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे पूछो? कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस पार्टी सुबह शाम रात जाति 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 करते रहते हैं, और यहाँ जाति पूछने पर सवाल खड़ा करता है। कल को वो बोलेंगे कि स्किन कलर से प्रधानमंत्री चुना जाएगा, तो उनको रिस्पेक्ट नहीं है लोकतंत्र की। पार्लियामेंट में तो किसी की जाति पूछी नहीं जाती, और वो कौन से जात के हैं वो मालूम है उनको। जाति जनगणना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि सदन के अंदर जाति पूछी नहीं जा सकती है, तो बाहर जाति कैसी पूछी जा सकती है? निर्मला सीतारमण जी से वो पूछते हैं कि हलवा खाने वालों में किस जात के कितने लोग? सर, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। जहाँ इंडी गठबंधन की सरकारें पंजाब में, बंगाल में क्यों नहीं करवा रहे मेरे भाई? और कर्नाटक में तो हुआ रखा है, आंकड़ा क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? देश को राहुल गांधी बताएं कि उनकी जाति क्या है, उनका धर्म क्या है। ये गोली मारने वाले हैं ना, फलाना गोली मारो, डैस 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 को। उन्होंने अपनी परवरिश को गाली दी, बदतमीजी है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सिद्धार्थ यादव जी, पहला प्रश्न आप ही से है। सिद्धार्थ जी, ये बीजेपी को इतना ऑब्सेशन क्यों है राहुल गांधी से? पहले राहुल गांधी के बारे में, राहुल गांधी के पूर्वजों के बारे में, राहुल गांधी के वर्तमान, उनके भविष्य के बारे में, उनकी जाति के बारे में। अरे काहे का लेना देना इस देश का? राहुल गांधी कौन सी जाति के हैं? क्यों आप लोग इतना ऑब्सेस्ड हैं भाई? देखिए अंजना जी, हमें कोई ऑब्सेशन नहीं है, और ना ही संसद के अंदर जब माननीय सांसद ने कहा था, ये टिप्पणी करी थी, तो उन्होंने किसी का नाम लिया था। पर 543 सांसदों में किसी एक ही व्यक्ति को लगा कि यह बात मेरी की जा रही है, वो तुरंत खड़े होकर के तिल मिलाने लग गए। अब कहीं ना कहीं तो चोर की दाढ़ी में कोई तिनका होगा, तभी तो ऐसा हो पाया। और इसीलिए जब यह सोचा जाए कि ये पूरा कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना, ये सारी जातियां, ये ख्याल राहुल बाबा के मन में कब आया होगा? 2023 से पहले तो हम उनके मुंह से नहीं सुनते थे। 2019 का चुनाव तो उन्होंने जाति जनगणना के नाम पे नहीं लड़ा, 14 भी नहीं लड़ा। 50 चुनाव उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हार गई, कभी उन्होंने जाति की बात नहीं करी। पर ये जो हथियार है, ये 2023 में उनके हाथ में आया।
और कोई भी बात अगर किसी नेता के द्वारा बोली जाती है तो उसके कुछ तो आधार हो सकते हैं। या तो कोई हिस्ट्री होगी कि उनकी पार्टी की, उनके पहले उठाने की, पार्टी की कोई पॉलिसी होगी, या परिवार की कोई बात होगी। अब परिवार में तो पढ़नाना पत्र लिखा करते थे सभी मुख्यमंत्रियों को कि अगर इस देश में दलितों का आरक्षण दे दिया गया तो ये क्वालिटी घट जाएगी देश की। उनकी दादी कहा करती थी ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। उनके पिताजी कहा करते थे कि ये पिछड़े वर्ग वाले बुद्धू हैं। जब परिवार की ऐसी हिस्ट्री है तो ख्याल उनके मन में नहीं आ सकता। अब पार्टी की नीति भी ऐसी नहीं रही। पार्टी की नीति तो एमयू से, जामिया से आरक्षण छीनने वाली रही। पार्टी की नीति तो कर्नाटक में, तेलंगाना में आरक्षण छीनने वाली रही। पार्टी की नीति तो काका कालेलकर कमीशन को रोकने वाली, मंडल कमीशन को रोकने वाली, एनसीबीसी को अधिकार ना देने वाली। फिर क्या ऐसी बात है कि राहुल गांधी को 2013 के बाद लगा, 2023 के बाद लगा कि मुझे बात उठानी चाहिए? अंजना जी, मैं मानता हूं यह बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है जो कांग्रेस पार्टी और पूरी इनकी जो जमात एक है, इकोसिस्टम जो है, ये उसको लड़ रहा है। एक डिवाइड एंड रूल करने आए थे ईस्ट इंडिया पॉलिसी वाले। 2000 किलोमीटर दूर से ये इटली मम्मी सन पॉलिसी जो आई है, ये जो कंपनी आई है, इन्होंने इस देश को कहीं ना कहीं विभाजन करने की बात करी। और मैं 10 सेकंड लूंगा क्यों ऐसा ख्याल आया। क्या ओबीसी का, पिछड़े का, एससी एसटी का ख्याल तभी आया जब इस देश में एक ओबीसी वर्ग का प्रधानमंत्री आया। वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और संघ के नैरेटिव चलाते थे कि ये पिछड़ा विरोधी हैं, और फिर देख के सकपका गए कि सबसे लंबा प्रधानमंत्री देने का काम पिछड़े वर्ग का अगर कोई कर पा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर पा रही है। इसलिए ये कांप गए। ये इसलिए डर गए क्योंकि उनको लगा कि ये एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा 25 साल बाद देने वाली कोई पार्टी आई तो ये भारतीय जनता पार्टी है। इसीलिए ये लग गए क्योंकि अंजना जी, जब 2023 में इनको लगा कि सबका साथ सबका विकास वाली राजनीति तो बहुत आगे जा रही है, ये सबको साथ लेकर चलने वाली राजनीति इस देश को परिवर्तित करके विकसित भारत बनाने की बात कर रही है, जब इस देश में लगा कि हिंदू आस्थाएं और अस्मिता एकजुट हो रही हैं, तब ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी लेकर के आए और इन्हें सोचा इस देश को जातियों के आधार पर बांटा जाएगा। इसलिए ये लड़ाई अधिकार की नहीं है, ये लड़ाई प्रतिकार की है। और कोई भी लड़ाई जो किसी सेल्फिश मोटिव से लड़ी जाए, कोई भी लड़ाई जो षड्यंत्र के तहत पे लड़ी जाए, वो देश का नुकसान करेगी। इसीलिए अब राहुल बाबा अपनी लड़ाई में अपने चंगुल में खुद फंस गए हैं। अब खड़े हो गए, जा रहे थे सबसे पूछने, पत्रकार नहीं छोड़े, अधिकारी नहीं छोड़े, जज नहीं छोड़े, सैनिक नहीं छोड़े, कोई नहीं छोड़ा। जा रहे थे सबसे जातियां पूछने, किसी ने टिप्पणी कर दी संसद के अंदर खड़े होकर के तो तिलमिलाने लगे। मम्मी मम्मी देखो मेरे साथ क्या हुआ, मेरी जाति पूछ ली गई, अब मैं कहां जाऊंगा। अभय दुबे जी, अब आप मोर्चा संभालिए। एक सेकेंड, क्यों ना कहा जाए कि आपकी पार्टी लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है। काका काकेलकर की रिपोर्ट पर सोने वाली पार्टी, ठंडे बस्ते में डालने वाली पार्टी, मंडल कमीशन पर 9 साल तक कुछ नहीं करने वाली पार्टी आज अचानक कास्ट सेंसस पर इतनी अड़ गई है। राहुल गांधी फोटो दिखाते हैं, हलवा सेरेमनी में देखिए कोई दलित अधिकारी नहीं है। 3 राज्यों में आपकी सरकार है, उनमें से 2 राज्यों में एक आपने रेवंत रेड्डी को बनाया है सीएम, एक आपने सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम बनाया है। चीफ सेक्रेटरी तीनों राज्यों के देख लीजिए, वो भी तो अधिकारी हैं। एक दलित अधिकारी आप लगा देते। आप धूल झोंक रहे हैं, जाति पर बांट रहे हैं ताकि आपको वोट मिले। अंजना जी, जब तक हम तमाशबीन बनकर इनको तालियां देंगे, ये सड़क पर गोलियां देंगे, सदन में गालियां देंगे, ये बदलकर भेष रखते हैं, अब अनुराग भी राग और द्वेष रखते हैं। कितनी शर्मनाक बात है। ये सवाल जात पूछने का नहीं था, ये सवाल आजाद भारत के इतिहास में किसी जीते हुए प्रतिनिधि के बेहुदा और बेशर्मी वाले तरीके से गाली देने का था। उन्होंने जात नहीं पूछी, उन्होंने कहा कि इनकी जात का अता पता नहीं। अर्थात राहुल गांधी की जो शहादत की विरासत है उसको गाली दी, उनके मां बाप को गाली दी। ये गाली देने का प्रश्न था, ये जात पूछने का प्रश्न नहीं था। आप उनके नाना पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। जानते हैं आजाद भारत के इतिहास में 1951 में पहला संविधान संशोधन कौन सा हुआ? पहला संविधान संशोधन हुआ आरक्षण को लेकर, जब तमिलनाडु की अदालत में चंपक दुरई राजन नाम का एक मुकदमा लगा, क्योंकि हमारे आर्टिकल 46 में ये अधिकार राज्यों को दिए गए थे कि वो आर्थिक और सामाजिक अन्याय के खिलाफ आरक्षण को आकार देंगे। जब आरक्षण को आकार दिया गया तो ये अदालत में पहुंच गए लोग। उन्होंने कहा आर्टिकल 15 जो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर विभेद की अनुमति नहीं देता, तो ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। लेकिन पंडित नेहरू ने आर्टिकल 15(4) एक संविधान का संशोधन कर दिया और कहा कि नहीं, समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को आरक्षण देना अनिवार्य है।
काका कालेलकर की कमेटी का प्रश्न खड़ा करती है। अंजना जी, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि क्या वो सहमत है काका कालेलकर की रिपोर्ट को लागू करने के लिए? उस समय पंडित नेहरू को यह संदेश दिया गया कि जो शिवदयाल चौरसिया दी थे काका कालेलकर कमेटी के, उन्होंने 85 पन्नों का एक डिसेंट नोट दिया था। उन्होंने कहा था कि यह समिति इस बात की सिफारिश करती है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाए, पिछड़ों को जाति के आधार पर नहीं दिया जाए। पंडित नेहरू ने एक लाइन में उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। बात आती है मंडल कमीशन की, तो इंदिरा गांधी जी पर आरोप लगाते। 2 बार मंडल कमीशन का कार्यकाल इंदिरा जी ने बढ़ाया, जिस पर बधाई दी मंडल कमीशन बीपी मंडल साहब ने, और इंदिरा गांधी जी की शहादत हो गई, इसलिए वो लागू नहीं हो पाए। पिछड़ों को आरक्षण का प्रश्न है तो सोनिया गांधी जी ने अग्रणी भूमिका ली। 2007 में उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी को आरक्षण देने का काम शैक्षणिक संस्थानों में सोनिया गांधी जी के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री जी, आप अग्रणी भूमिका लीजिए। क्यों जनगणना नहीं कराना चाहते? जातिगत जनगणना 2011 में कांग्रेस पार्टी ने कराई थी, क्यों छुपा लिया गया उस रिपोर्ट को? हमने कहा था जिसकी जितनी आबादी उतना हक। 2011 के सेंसस हमने जातिगत जनगणना कराई। इन्होंने 2016 जून में जब वो पूरी हुई गणना, तो इन्होंने कहा अरविंद पनागरिया की एक कमेटी हम बनाते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, उस कमेटी की 5 साल तक एक मीटिंग नहीं की, उस कमेटी का कोई सदस्य नहीं बनाया, उस रिपोर्ट को छुपा दिया। हम आग्रह करते हैं प्रधानमंत्री जी कि आप जातिगत जनगणना जो रिपोर्ट छुपाई है, कम से कम उसको जग जाहिर कीजिए। एक काउंटर क्वेश्चन है जिसके बाद आगे बढ़ेंगे। तीनों बात में आपकी समझ नहीं पाई। मंडल कमीशन आई 1980 में, 90 तक लागू नहीं किया, 89 तक लागू नहीं किया, इसकी क्या वजह थी? 79 में, हाँ, जब साझा सरकार थी उस समय मंडल कमीशन आया। बाद से तो उसके बाद 2 बार, सुनिए ना, 2 बार कार्यकाल पढ़िएगा मंडल जी को, उन्होंने बधाई दी इंदिरा जी को। उसके बाद सुनिए, उसकी तकनीकी खामियों को दूर करने का जब समय आया, 31 दिसंबर इंदिरा जी की शहादत, उसके बाद इंदिरा जी की तकनीकी खामियां निकालने में 9 साल वहां लग गए। 9 साल नहीं, सुनिए ना, अभी 2011 में आपने सेंसस किया, कास्ट सेंसस 2014 तक लागू नहीं हुआ, तो किन वजहों से नहीं हुआ? मतलब जारी नहीं किया गया, किन वजहों से? मैं बहुत अच्छा प्रश्न अंजना जी ने किया। अगर आप अभी नोटिफिकेशन देखेंगे सेंसस का, तो उन्होंने कहा 3 साल कम से कम लगते हैं इस प्रक्रिया को आकार देने में। मोदी सरकार कह रही सेंसस की प्रक्रिया को। कास्ट सेंसस, आप जवाब सुनिएगा, मोदी सरकार का लोकसभा में दिया हुआ 11 दिसंबर 2014 का। उन्होंने कहा कि 30 राज्यों के 412 जिलों में इसका ड्राफ्ट पब्लिकेशन हो गया है, 10 राज्यों के 91 जिलों में फाइनल पब्लिकेशन हो गया है, और उसके 3 महीने और लगेंगे इसको कंप्लीशन में। इसके मैं आपसे पूछ रही हूँ 11 से 14 तक क्या प्रॉब्लम थी, ये बता दीजिए। आकार नहीं दे पाए थे। नहीं, 4 साल लगते हैं सेंसस के डेटा को कलेक्ट करके उसको फाइनलाइज करने में अंजना जी, और हमारी सरकार चली गई थी, इनकी सरकार ने कंप्लीट किया। मैं कह रहा हूं 2 साल इनकी सरकार ने उसको कंप्लीट किया, और सर्वोच्च अदालत में महाराज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में शपथ पत्र इन्होंने दाखिल किया। एक बात जो फैक्चुअली गलत नहीं है वो ये है कि 21 का सेंसस आप करा क्यों नहीं रहे साहब? दोनों बात पे जवाब दे देता हूं। कोविड गए हुए बहुत टाइम हो गया, पहले कोविड कहते थे, आप सेंसस करा क्यों नहीं रहे हैं? मैं दोनों बात पे जवाब देता हूं अंजना जी। पहली बात तो एक छोटी सी बात, अभी जोश जोश में कहते हुए कह रहे थे कि इनके राहुल जी के नाना के बारे में बोला गया। नाना के बारे में नहीं बोला गया, नाना इटली में, उनके बारे में किसी ने नहीं बोला। हमने पढ़ नाना के बारे में बात की थी, वो भारत के प्रधानमंत्री थे, उनकी बात की। तो थोड़ा जोश में थोड़ा देखना चाहिए, ज्योग्राफिकल एरिया बदल जाता है। दूसरी बात इन्होंने कहा, मैं एक बार आग्रह करूंगा ये दरवाजा यहां से बंद कर दिया जाए ताकि भागे ना, क्योंकि जितने प्रश्न पूछे गए हैं एक का जवाब नहीं दिया। पढ़ नाना ने क्या लेटर लिखा था, कोई जवाब नहीं दिया। क्या आपने इंदिरा जी बोलती थी, कोई जवाब नहीं दिया। किसी बात का कोई जवाब नहीं। फैक्चुअल बात बता देता हूं, इनके तब के मंत्री पी चिदम्बरम ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर 2013 में कहा कि इफ वी रिलीज द डेटा ऑफ कास्ट सेंसस इट विल हैव डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस। डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस। कोई 2 साल 3 साल 4 साल नहीं लगते थे। तय कर लिया गया कि हम ये डेटा नहीं निकालेंगे। कर्नाटक के अंदर हुए 6 साल हो गए, सरकार इनकी क्यों नहीं निकाल रहे? आप निकाल देते, 10 साल हो गए तो होता होगा। अरे 10 साल हो गए, क्यों नहीं जारी किया? ये जो पॉलिसी है, जितने साल हो गए उस सेंसस को, आपने आज तक क्यों नहीं जारी किया? संजना जी ने पूछा, मैं एक बात बोलता हूं, जितनी बातें अभी कही एनसीबीसी को लेकर के, जनगणना एनसीबीसी को लेकर के, कास्ट सेंसस को लेकर के, आप अगर ये जवाब देके यहां से चले जाए तो मैं मान जाऊंगा। भागेंगे बिना जवाब दिए। रुकिए, अब चीफ सेक्रेटरी पे बता दीजिएगा सर। 3 राज्यों में आपकी सरकार है, आप अधिकारी राहुल जी फोटो दिखाते हैं, आप क्यों नहीं किसी SC ST को चीफ सेक्रेटरी बनाते हैं? तीनों राज्यों में जहां आपकी सरकार है। स्पेसिफिक क्वेश्चन है सर। अंजना जी, बहुत स्पेसिफिक जवाब दूंगा।
राहुल जी ने जो हलवे का प्रश्न खड़ा किया था वो हलवा पे मत जाइए, चीफ सेक्रेटरी। हाँ, चीफ सेक्रेटरी वो इसी संदर्भित विषय पर किया था कि ये लोग समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के अधिकार मार रहे हैं। हमारी राज्य सरकारों में, हमारे नेतृत्व में अगर हमने अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के अधिकारों का हनन किया हो तो बता दीजिए। ये सिंबॉलिक उनका तरीका है। चीफ सेक्रेटरी का जवाब कैसे हो सकता है? नहीं, बात सिर्फ चीफ सेक्रेटरी की नहीं है। राहुल गांधी जी के प्रश्न ये है कि आपने अंतिम पंक्ति के लोगों का दमन किया, तो ये राहुल गांधी का प्रश्न थोड़ी दोहराने के लिए खड़ी हूं मैं, आपसे एक प्रश्न कर रही हूं। आप जनता को कह रहे हैं ना, आप पिछड़ों को आगे लाना चाहते हैं। वो कह रहे थे एक भी अधिकारी इसमें SC ST दलित समाज से नहीं है जो निर्मला जी के साथ है। मैं पूछ रही हूं, आपके तीनों राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज, कहीं पर भी आपने उनका प्रतिनिधित्व क्यों नहीं? आप यू कैन लीड बाय एग्जांपल ना। नहीं, देखिए, चीफ सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट तो सीनियर मोस्ट के आधार पर किया जाता है। राहुल गांधी जी ने कहा कि 20 लोगों ने आपका बजट को तय किया, तो वो बता रहे हैं कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों की योजनाओं के साथ कैसा कुठाराघात आप कर रहे हैं। ठीक है, सीनियर मोस्ट को बनाना पड़ता है। मैं स्कीम वाइज, सीनियर मोस्ट जो भी हो, जो दशकों से रहा हो, उसको बनाना पड़ता है। सीनियर मोस्ट में पैनल तैयार होता है, उसमें से अपॉइंट करना होता है। लेकिन ये सवाल एक करके आ रहे हैं। धीरेन्द्र जी, सवाल ये है कि कास्ट सेंसस तो आप लोग भी कहते हैं कि करना चाहिए, सुन नहीं रहे, या आप लोग दबाव में है? क्या वजह क्या है? क्योंकि अब तो JDU और TDP ना हो तो इनकी सरकार ना चले। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं कह रहा हूं कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने और हमारी पार्टी का स्टैंड बड़ा क्लियर है कि होना चाहिए गन्ना। जातीय गन्ना होने से बहुत फायदा मिलता है। लेकिन आरक्षण की दुहाई देने वाले कि NDA की सरकार आएगी तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, ये अभय दुबे जी की पार्टी यही कहा करती थी। लेकिन कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो सबसे पहले तेलंगाना ने बोला है कि मैं इसको लागू करूंगा। तो इनका कहा गया ये छद्म आरक्षण वाली बात। और ये जो राहुल गांधी जी कहते हैं अंजना जी कि ये चक्रव्यूह है, एक्चुअल में NDA का और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का व्यू ही इनको नहीं पता है। ये गोल गोल घूमते हैं, इसीलिए इनको NDA का सारा व्यू जो है वो चक्रव्यूह नजर आता है। और ये लोग तो बालक बुद्धि कहते हैं, तो मैं इनको यही कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी नॉटी हैं। किसी को क्या अब कुछ भी अब चिराग जी के लिए कोई ऐसा बोलेगा अच्छा लगेगा आपको? नहीं, देखिए, अब नॉटी कहना कोई गलत बात है क्या? मैं लोगों से पूछता हूँ कि नॉटी कहना कोई गलत बात नहीं है। मैंने ये तो नहीं कहा कि ये घमंड में है ये लोग, और यही अभय जी का घमंड उनको लोकसभा में जाके उदंड बनाता है। राहुल, मैं आपसे एक प्रश्न जो पूछ रही हूँ उसको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट मैं भी नहीं चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि 24 पे ही बहस हो। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि 9-10 वर्षों तक जो मंडल कमीशन को लागू नहीं किया कांग्रेस ने, उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। उसके बाद वो पूर्ण बहुमत की सरकार इस देश में बना नहीं पाए। क्षेत्रीय दल जो कि अलग अलग पार्टियां थी, जो कास्ट पॉलिटिक्स करती थी, ये सच्चाई है घनश्याम जी, जो कास्ट पॉलिटिक्स करती थी उनका राइज हुआ, उनकी सीटें बढ़ी और मतलब गठबंधन की सरकारें बनी। क्या उसी का कोर्स करेक्शन करने के लिए कांग्रेस पार्टी को यह लग रहा है कि जैसा यूपी में हुआ, दलित उनकी तरफ गए, आपकी तरफ ज्यादा गए, उनकी तरफ भी साथ में चले गए, उसकी वजह से इनको लग रहा है कि कास्ट जो लाइन्स है इस देश में उसको डीप करो, जीतो? नमस्कार अंजना जी, आपको, मेरे को, पैनलिस्ट को और इतने सारे युवा बैठे हैं, दर्शकों को, सभी को 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। संसद में गाली नहीं दी जा सकती, किसी को आप मां बाप की गाली नहीं दे सकते। अगर आम भाषा में किसी को कहा जाता है कि जिसके बाप का पता नहीं उसकी जात का पता नहीं, यह बात अनुराग ठाकुर जानते हैं। गाली की परंपरा है। क्या परंपरा है? मंच पे खड़े होकर आप मंत्री हैं, आप कहेंगे गोली मारो सालों को, ये मंत्री बोलते हैं इनके, और मोदी जी ताली बजाते हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी ताली बजाती है। उस समय जब अनुराग ठाकुर बार बार, उनको लगा कि वो चुटकुला सुना रहे हैं, बार बार साफ तौर पर राहुल गांधी को गाली दे रहे थे कि जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात कर रहे हैं। इसमें 2 बातें हैं। जब वो बार बार गाली दे रहे थे, समूची भारतीय जनता पार्टी ताली बजा रही थी। उस गाली से देश के प्रधानमंत्री इतने प्रभावित हुए, जिस प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार जी के DNA का के बारे में सवाल किए थे, नीतीश कुमार जी को गाली दी थी, पूरे बिहार में बाल और नाखून का टेस्ट किया गया था समूची JDU ने, जो उनके सहयोगी है। एक परंपरा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों में कि नाना को गाली दो, दादा को गाली दो। अगर मैं इनसे पूछ लूं, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, कि नरेंद्र मोदी जी के दादा का क्या नाम था, नहीं पता किसी को, यहां पे किसी को नहीं पता होगा, आपको भी नहीं पता होगा। ये क्या तरीका है? बाप दादा को गाली दे रहे हो, संसद में खड़े हो, बीच में मत होंगे। आपके दादा स्वतंत्रता सेनानी भी नहीं थे। आपके दादा जेल गए थे अंग्रेजों से लड़ते हुए? नहीं गए थे। तो बीच में नहीं गए थे। स्वतंत्रता सेनानी 10 साल जवाहरलाल नेहरू जेल में रहे थे। जेल से उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा, जो कि सब पढ़ते हैं। तो ये बीच
कोरा बहस मत कीजिए। दूसरी बात, जातीय जनगणना 17-18 साल राज्यों में इनकी सरकारें हैं, एक राज्य बता दीजिए, यहां कोई भी बता दे, एक राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। ये तो बाकी लोगों से पूछ रहे हैं, ये अन्य लोगों से पूछते हैं। कांग्रेस पार्टी की यूपी, बिहार में उनकी सहमति से हुआ था, बता दे, उनके विरोध के बावजूद हुआ था। नहीं, तब सरकार में थे नीतीश बाबू के भाषण दिया था। आराम से उनसे बात करें। एक सेकंड, बिहार में विशेष, मैं नीतीश जी के साथ था उस समय जब विशेष राज्य की मांग हुई थी, कहने को इनकी सहमति से हुआ था, कहने को मोदी जी ने मंच पर खड़े होकर कहा था, क्या बात कर रहे हैं आप? एक सदन के अंदर बोल रहे हैं, बीच में टोकिए। ये देखिए, मोदी जी ने भाषण दिया, अभी एक मिनट, उस दिन का भाषण, अभी एक मिनट, 17 बीच में रुक जाइए, 17-18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। एक राज्य में एक मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जो कहे कि जातीय जनगणना करा दें। अंतिम बात, इन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी के ऊपर सही आरोप लगाया कि आप 10 साल मंडल कमीशन के रिपोर्ट के ऊपर बैठे रहे। यह भी सही है कि जब आपने जातीय जनगणना कराई 2011 में तो 3 साल तक आपने उसको लागू नहीं किया, लेकिन उसके बाद अगर ये 3 साल तक उस रिपोर्ट पे बैठे रहे तो मोदी जी 10 साल तक उस रिपोर्ट पे बैठे हुए हैं और हिम्मत नहीं दोबारा करा दें। हिम्मत दिखा रहे हैं घनश्याम जी, हिम्मत नहीं है दोबारा करा दें। आप क्या कह रहे हैं? 1 साल में जाति कह रहे हैं 3 साल तक, वो सच बता रहे हैं। खुद सरकार कह रही 4 साल तक। आलोचना अपनी जगह पे सही है। आलोचना से बड़ी बात यह है कि घनश्याम जी ने हिम्मत दिखाई है। हिम्मत थोड़ी, जो साक्ष्य है वो तो है। वो कह रहे हैं कि आप 3 साल तक बैठे रहे। लोगों को चुनौती देता हूँ, नहीं, वो बता रहे हैं तो डिफेमेशन का केस करिएगा। मोदी सरकार ने लोकसभा में जवाब दिया। देखिए, किसी भी आलोचना पर इतनी बड़ी बात नहीं है। मुख्य बात क्या है कि अगर आप ये एक सरकार 3 साल तक उस रिपोर्ट को जारी नहीं करती है, बहुत लंबा हो गया, तो एक सरकार 10 साल तक नहीं करती है। 17-18 राज्यों में एक बात करनी है, तो पहली बात संसद में गाली नहीं दे सकते, और दूसरी बात इस तरह के से गोल गोल जलेबी। आप तो संसद में रहे हो, ये तरीका है बात करने का। आप किसी को भी बोलेगा तुम्हारी जात का पता नहीं है और तुम गणना करना, ये तो गलत है ना। इसकी जड़ में जाना पड़ेगा, गंभीरता में जाना पड़ेगा। और 1900 जड़ में चले जाइए, पाताल में चले जाइए, जो गलत है वो गलत है। जा रहा हूं। 1931 में जब जनगणना हुई जातीय आधार पे, और 1951 में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के आधार पे जाति जनगणना एक्ट नेहरू जी ने बनवाया, जिसके हिसाब से हो नहीं सकती थी जनगणना। और 2011 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी ने लोगों को बहकाने के लिए कि हम जाति जनगणना करा रहे हैं, और वो पेंडिंग पड़ा रहा। और असली बात यह है कि 2019 से 24 17वीं लोकसभा में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मैंने इतने प्रधानमंत्री जी ने कि मैंने इतने मंत्री बनाए, इतने मैंने दलित मंत्री बनाए, इतने पिछड़े मंत्री बनाए, उसकी नकल करके, और अखिलेश जी ने राहुल गांधी जी के कान में कह के कि 56% लोग हैं ये, मारे जाओगे तुम अगर इनसे। आप वहीं थे जब कान में कह रहे थे। और 20% दलित हैं। आप वहीं पे थे जब कान में कह रहे थे अखिलेश जी। ये जो बात करो, अखिलेश जी तो अपने पिताजी से सीख चुके हैं पहले से। पूरी करने दो। राहुल गांधी जी की समझ में आ गया, इसलिए आपने पड़नाना को भी, दादी को भी, पिताजी को भी गलत सिद्ध करा। मैं प्रधानमंत्री के कार्यालय में जाता था और आखिर में जाकर के कि हम माफी मांगते हैं। अंजना जी, मैं सीधी सीधी बात कह रहा हूं, एक जवाब, सीधी सीधी बात कह रहा हूं कि कांग्रेस कभी भी 60 सालों में पिछड़े को प्रधानमंत्री नहीं बनाया। एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने पिछड़े को प्रधानमंत्री बनाया। ये सबूत है आपके सामने कि पिछड़े को। ओबीसी पीएम में यही बात अखड़ती है क्या आपको? इसका एक छोटा सा जवाब फिर आइए। ओबीसी है पीएम, ये अखड़ती है बात, ये बीजेपी आरोप लगाती है। अगर प्रधानमंत्री जी पिछड़े हैं वाकई, तो समाज के अंतिम पंक्ति की चिंता करते सिर्फ 2 लोगों की वाकई चिंता, अभी भी 2 धनपतियों की चिंता। राहुल गांधी जी की मुझे एक बात बताइए, मैं कुछ मल्लुक जी आपके बीच में किसकी चिंता करते हैं? मैं 2 बड़े उद्योगपतियों की चिंता की, अडानी अंबानी की। तो अखिलेश बाबू भी गए थे अंबानी जी के बेटे की शादी में। अब सुनिए ना, वो निजी विषय है, शादी समारोह को सबने देखा है, रील्स देखी करोड़ों बच्चों ने कि कैसे ऐश्वर्य का आडंबर हमने देखा। मैं किसी के निजी पारिवारिक विषय पर नहीं बोलना चाहता। बात 2-3 सवाल प्रमुखता से किए गए, मैं सैद्धांतिक बात करूंगा। मेरा आचरण में नहीं है मैं कि किसी के परिवार के संदर्भित विषय पर गालियां दूं, नाना नानी, मेरे स्वभाव में नहीं है, न मेरी पार्टी के स्वभाव में। इन्होंने कहा कि राज्य क्यों नहीं करा लेते जनगणना, ये बिहार प्रांत से आते हैं। जानते हैं, बिहार प्रांत में जब जातिगत सर्वे करा रहे थे नीतीश बाबू, तो मोदी सरकार ने एफिडेविट दिया हाईकोर्ट में। उन्होंने कहा आर्टिकल 246
7 शेड्यूल की एंट्री 69 में ये केंद्र का अधिकार है, आप नहीं करा सकते। वहां रोकने के लिए इन्होंने शपथ पत्र दिया। महाराष्ट्र में चले जाइए, महाराष्ट्र की हाईकोर्ट में मोदी सरकार ने एफिडेविट दिया, सर्वोच्च अदालत में एफिडेविट है कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते। अगर आप राज्यों को अधिकार सेंसस का नहीं है, उसकी मान्यता नहीं है, इसलिए सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया। जो सर्वे वो करवा लेते। ठीक है, आप एक आरोप लगा रहे, जवाब तो सुनिए ना, वो मना इनकार कर रहे हैं। सीधी सी बात है कि क्या ये डिक्लेयर करेंगे कि अगर अगली सरकार भारत सरकार इनकी बने तो क्या पिछड़ों को प्रधानमंत्री बनाएंगे कांग्रेस वाले? मैं इंदिरा जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूं, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था। घनश्याम जी बड़ा सीरियस चेहरा बना के बोल रहे थे कि देश में गाली देना ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक बात कही, गाली देना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो बिल्कुल भी नहीं, देश में ही कहीं ठीक नहीं है, संसद के बाहर भी ठीक नहीं है। आप यहाँ पर देने लग जाइएगा मेरे को, ये संसद नहीं है तो गाली देंगे। सुनिए बात, आप मानते हैं अनुराग ठाकुर अब मेरी बात को सुनिए। आपने गाली ये बात तो बहुत अच्छी कही, पर जब आदरणीय प्रधानमंत्री की जाति के बारे में कहा जाता था तो घनश्याम जी कहां जाते थे? जब भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी माइक पकड़ के प्रधानमंत्री के लिए ये कहें कि जाति बदल ली गई, कि जात का पता नहीं, मोदी जी जाति बदल ली गई, ये ओबीसी नहीं है, कोई जाति बदल सकता है क्या? मैं आपके बीच में नहीं बोला था, तब कहां गए थे? जब आपने प्रधानमंत्री के लिए कॉलम में भरेंगे, आप सुनेंगे बात, बारी बारी से बोलिए, एक सेकंड प्लीज। आपके बीच में नहीं बोला था। जब देश के प्रधानमंत्री के लिए यह कहा गया कि बोटी बोटी काट दूंगा, वो बहुत अच्छा था। और क्या किया उसके साथ? सांसद बना दिया इमरान मसूद को, नेशनल सेक्रेटरी बना दिया, पदोन्नति, गाली देने वाले को पदोन्नति। 100 से ऊपर गालियां दी प्रधानमंत्री को, 100 से ऊपर, नेशनल टेलीविजन पर, संसद के अंदर, संसद के बाहर। उनकी मां के बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया, आज इनको गाली याद है। मम्मी कोई गाली नहीं दी गई। अभी मम्मी कह रहे थे, मम्मी कहना गाली है। ये संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की है कि नेताओं के माँ बाप के बारे में, नाना नानी के बारे में इस बहस में, आज की वो अपनी मम्मी को क्या कह, अरे इसमें क्या गाली हुई? इस बहस में इसमें क्या गाली हुई? आपको बताइए कि मम्मी करते हुए आए हैं, मैंने नहीं कहा। अरे आपको बुरा लगता है, वो इस बहस में को क्या कहते हैं आप ये बताइए। प्रवचन मत दीजिए, मम्मी को ही कहते हैं ना, इस मंच तो आप भी मत प्रवचन दीजिए, मेरे बीच में मत बोलिए। नाना नानी दादा दादी, ये महत्वपूर्ण ये है अंजना जी, महत्वपूर्ण ये है। मैं जानता हूं ये चाहिए कि विषय भटक जाए। ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है ना कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का, इनकी उस पर अभी जी मेरे पास भी आवाज है और आपकी बारी आएगी, क्या होगा? अब सुनिए बात को, ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कांग्रेस पार्टी का कि हम जाएंगे सबसे जाति पूछ सकते हैं, हम जाके किसी से कुछ भी पूछ सकते हैं, हम सबसे बड़े हैं, पर कोई अगर हमारे बारे में टिप्पणी कर देगा तो इस देश में पूरा भूचाल आ जाएगा, एक भूकंप आ जाएगा, वोल्केनो निकल जाएगा बाहर। इस एंटाइटलमेंट से बाहर निकलिए। इनके फोर फादर्स भी ऐसे ही रहे, तीनों प्रधानमंत्री फोर फादर्स तक जा रहे हैं आप, क्या जरूरत है? अब देखिए जरूरत क्या है? अंजना जी अरे जो बताना तो आपके पड़ेगा समकालीन है उस पर बोलिए ना भाई। नहीं अंजना जी एक सेकंड लूंगा, बताना तो पड़ेगा ना कि इंदिरा जी ने, नेहरू जी ने, राजीव जी ने शहादत को रहते हुए भारत रत्न दिया, बाबा साहब अम्बेडकर को क्यों नहीं दिया? बाबा साहब अम्बेडकर 1990 में भारत रत्न लेंगे, ये 56 में ले लेंगे, ये 60 में ले लेंगे, ये 70 में ले लेंगे, क्यों ले लेंगे? क्यों ले लेंगे आप बताइए ना। बूढ़ी गांधी आप अगर पिछड़ों के हितैषी है तो बाबा साहब अम्बेडकर को क्यों नहीं दिया भारत रत्न? हम लोग चलते हैं बाहर, आप लोग लड़ते रहिए, यहाँ पे चलते हैं हम लोग निकल जाते हैं, आप लोग लड़ते रहिए। बाबा अम्बेडकर साहब की भी इन्होंने तौहीन करी और उनकी विचारधारा हमेशा इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में खिलाफत करी। जवाब देना चाहिए आपको। एक सिंपल क्वेश्चन। देखिए 64 में दिया नेहरू जी को, 81 में दिया इंदिरा जी को, 91 में दिया राजीव जी को, बताओ बाबा साहब को कब दिया? बताओ बाबा साहब, साल बताओ कब दिया? बाबा साहब, अरे बाबा साहब अम्बेडकर मोहताज नहीं थे भारत रत्न के, वो इतनी बड़ी विभूति थे, वो इतनी बड़ी विभूति थे। आज अगर उनका सम्मान करना चाहते हो तो आज जातिगत जनगणना करा दो। नेहरू जी मोहताज थे, बढ़कर उस नेहरू जी मोहताज थे, इंदिरा जी मोहताज थी, राजीव जी मोहताज थे। ठीक है, दलित विरोधी। देखिए जो इंडिफेंसिबल है उस पर क्या बोलेंगे? आज पहली बार मैं देख रही हूँ कि घनश्याम जी भी ऐसे सवालों पे चुप हो जा रहे हैं। जल्दी से प्रश्न पूछे, छोटा पूछो। घनश्याम जी से है सर, आपने जब वहां पर संसद में वो हुआ तो सबसे ज्यादा जो तिलमिलाए वो अखिलेश यादव जी तिलमिलाए, तो क्या अब अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई दलित समाज से होगा या फिर 2027 में आपकी अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री दलित समाज से होगा कि नहीं? समाजवादी पार्टी नहीं,
हाँ, समाजवादी पार्टी। मुख्यमंत्री कह रहे हैं प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री भी समाजवादी पार्टी का दलित समाज से होगा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हर बार यादव समाज से होता है, क्या वो दलित समाज? अच्छे खासे राष्ट्रीय प्रवक्ता वो बने हुए हैं। बहुत अच्छी, क्यों परेशान कर रहे हैं आप? तीन बात, जब इंडिया अलायंस, जिसको ये इंडिया अलायंस कहते हैं क्योंकि इंडिया कहने में शर्म आती है, जब इंडिया अलायंस के प्रधानमंत्री की चर्चा हुई, किसके नाम की चर्चा हुई? खड़गे जी के नाम की चर्चा हुई। खड़गे जी कौन से समाज से आते हैं? आज अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने इनको जगह जगह हराया है, अयोध्या से लेकर बनारस प्रधानमंत्री हारते हारते बचे हैं, तो उसमें पिछड़ों का भी सहयोग है, दलितों का भी सहयोग है, और जो भी नई सरकार बनेगी वो दलित समाज को प्रतिनिधित्व देगी। ऐसा नहीं कि हम ऐसा करके बिल्कुल चले गए। मुख्यमंत्री जनता चुनती है, विधायक चुनते हैं। अपनी पार्टी का बोलो भैया, आप कांग्रेस में नहीं है। अच्छा ये बताइए, आरएसएस कब देगा दलित? आपसे मिस्टर यादव है ना, ये आरएसएस यहाँ बैठा। सर, मेरा प्रश्न आपसे बीजेपी प्रवक्ता से है कि हमने हमेशा से देखा है बीजेपी ने अखंड भारत और हिंदू साम्राज्य का स्थापित करने का दावा करा है, पर अभी हमने बीते वक्त में देखा था कि हरियाणा के मेवात में, जिसे आज की डेट में मिनी पाकिस्तान के नाम से बुलाया जाता है, वहां पे हिंदू मुस्लिम के दंगे हो जाते हैं। तो सर, आज भी हमें अपना धर्म एक्सप्रेस करने की आजादी क्यों नहीं मिल रही है? क्यों आज भी हम खौफ से और उस आपका नाम क्या है? खुशी। क्या करती हैं? BL। अच्छा, और आप हरियाणा से हैं? मेवात को आप कैसे, मतलब मेवात को घबराइए मत, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप इतना पैशनेटली जो मेवात को लेकर बोल रही हैं, आप वहाँ की हैं, रहने वाली, तो क्या कठिनाइयाँ होती हैं, क्या दिक्कत होती है? वहाँ पे सर मेवात को मिनी पाकिस्तान के नाम से बुलाया जाता है। वहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा है, तो पिछले बीते वक्त में हमने देखा था, अगर हरियाणा की आप न्यूज देखेंगे कि वहाँ पे हिंदू के लोगों को जो वहाँ पे पूजा करने गए थे, उनके साथ बदसलूकी करी गई थी। वहाँ पे महिलाओं के साथ रेप होता है। वहाँ पे आज भी कुछ सुरक्षित नहीं है। आपकी सरकार है साहब वहां पर। बिल्कुल, मैं बिल्कुल जवाब देता हूं, और बहुत अच्छा प्रश्न बहन ने पूछा है। बहन, देश भर में ऐसा ही होता था, आज नहीं हो पाया। ये हरियाणा पर जवाब है। मैं हरियाणा पे जवाब दे रहा हूं, मैं हरियाणा से ही हूं और मेवात को बहुत अच्छे से जानता हूं, इसलिए बहुत अच्छा जवाब दे दूंगा। देश भर में ऐसा ही होता था, हमेशा हर जगह ऐसा ही होता था। आज ऐसा नहीं होता, नहीं हो पा रहा है। इनके शासन जहां पर हो वहां पे तो हो सकता है कि पत्थर चल जाएगा किसी राम यात्रा पे, या कोई रोक ली जाएगी कहीं कांवड़ यात्रा, पर आज अगर इस देश के अंदर हिंदू आस्था और अस्मिता को सम्मान वापस मिल पाया है, वो हमारी सरकार में मिल पाया। रही बात मेवात की, 10 साल के अंदर एक घटना हुई है, मैं बता देता हूं अगले 10 साल में नहीं होगी। जो कार्रवाई हमारी सरकार ऐसी घटनाओं के बाद करती है वो एक मिसाल है, क्योंकि यहां तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है। अगला प्रश्न, यहां पर किसी प्रकार का किसी को अपीज नहीं करना है। इस देश में न्याय की सवाल है, जब जरूरत व्यवस्था बनानी और वो हम कास्ट को देख के मदद करेंगे या फिर जरूरत को देखकर? अगर अभी जनगणना होती भी है तो जरूरी थोड़ी है कि कास्ट को लेकर हो। बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया है। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और जो पॉवर्टी लाइन के अंडर लोग हैं, अगर आप उन लोगों को उठाएंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा ना, कास्ट के बेस पे। नहीं, रुक जाइए, अभी इनसे पूछना है। दुबे जी, एक सेकंड। कास्ट सेंसस का डेटा आ गया, करेंगे क्या आप लोग? इसी देश में सर्वोच्च इंदिरा साहनी केस में 49%, 50% के ऊपर आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। तो आप लोग कास्ट सेंसस के डेटा से क्या करेंगे? 5 चीजें बताइए, गिन के बताइए। रिजर्वेशन उसमें शामिल है या नहीं? क्योंकि बिहार में सर्वे के बाद 65% किया, हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है, फिलहाल अभी हियरिंग उसमें जारी है। करेंगे क्या? देखिए, सर्वोच्च अदालत के जिस फैसले की बात की इंदिरा साहनी की, उसका मूल कारण यह था कि हमारे पास डेटा नहीं है। हमारे पास इस बात की जानकारी नहीं है कि उनकी आबादी कितनी है पिछड़े वर्ग की। SC ST का हमारे संविधान में प्रोविजन है, इसलिए हम कास्ट सेंसस करते हैं। तो राहुल गांधी जी चाहते हैं कि जब समाज के अंतिम पंक्ति में हमारे पास, वो कहते हैं एक्सरे नहीं है, तब तक हम डायग्नोस कैसे कर पाएंगे कि बीमारी क्या है? और उसमें 31 जानकारियां हैं, 31 प्रकार की जानकारियों का नोटिफिकेशन अभी प्रधानमंत्री ने निकाला। सिर्फ एक जानकारी नहीं है उसमें, यह नहीं लिखा गया है कि OBC के संदर्भित विषय पर जानकारी। 5 चीजें बताइए ना सर, करेंगे क्या? उनका सामाजिक उत्थान हजारों वर्ष की दास्ता है। कैसे? उनको रिजर्वेशन देकर। सर, कविता से थोड़ी उनकी जिंदगी सुधरेगी? आप मुझे बताइए ना, क्या? सुनिए ना, 1 2 3 4 5 आरक्षण देकर, आरक्षण बढ़ाकर जो 50%, 27% की कितना ले जाएंगे सीमा है, हम जितनी आबादी ये मूल्यांकन करेगी और भारत की संसद उस पर तय करेगी। उनका मूल्यांकन करके जितनी जिसकी आबादी, प्राइम मिनिस्टर आपने नहीं बनने दिया। दूसरी बड़ी बात है कि हमारे पास ये डेटा होंगे कि उनकी आर्थिक, और उस बच्चे की बात जरा भी आपको समझ में आई जब वो कह रहे थे कि इकोनॉमिक
आज जो देश Economically ने weaker जो है, जो गरीब हैं, उस आधार पर उनको आगे विश्व का बढ़ाया जाए। कोई देश अपने समाज के पिछड़े लोगों को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। पांच बच्चों, काम अगर उनको आगे हमको लेकर आना है तो हमारे पास अंजना जी 2-3-4 होनी चाहिए कि कैसे उसको आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विषय पर आगे बढ़ा सकते हैं। गंभीरता से आरक्षण कितना कर देंगे? 80%, मतलब 80% आरक्षण। संख्या आ जाने दीजिए। मैं वही तो कह रहा हूं, ये जो प्रतिशोध लेना चाहते हैं, बार बार राहुल गांधी जी की जात पूछते हैं। राहुल गांधी जी की जात, राहुल जी से आगे 80%, पहला आपने कहा 80% रिजर्वेशन करेगा और आप एकदम इसमें आश्वस्त है कि कोर्ट अलाउ कर देगा इसको, या धूल झोंकना है? नहीं, धूल झोंकने का प्रश्न नहीं है, ये तो संवैधानिक अधिकार, ये संसद को अधिकार है। तमिलनाडु में था 79%, तो 9 शेड्यूल में डालकर प्रोटेक्ट किया, उसको नहीं किया क्या? बताइए। तो ये भारत की संसद के पास असीमित अधिकार है, इसमें सर्वोच्च अदालत भी दखल नहीं दे सकती। एक बार इच्छा शक्ति का प्रश्न है, वो दिखानी चाहिए। हम तो बार बार, ठीक है, दूसरा 80% रिजर्वेशन हो गया, फंस गए। दूसरा, आपके पास डेटा होगा कि उनकी आर्थिक सामाजिक परिस्थिति क्या है, वो किन परिस्थितियों में घर पे रहते हैं, उनकी वार्षिक आमदनी क्या है, ये सारे डेटा उनके कास्ट के हिसाब से आ जाएंगे। तो पिछड़ों में भी और कितने पिछड़े हैं जो ये अति पिछड़ों को लेकर बार बार बात की जाती है। बिहार में क्या हुआ? बिहार का जब हमारे साथ थे नीतीश बाबू, जब वो सेंसस हुआ था और उस दिन प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया कि ये पाप मत करिए। प्रधानमंत्री जी पाप नहीं, तीसरे पे तो बिहार की सरकार ने ये तय किया, बिहार की सरकार ने तय किया। अभी दूसरा नहीं पता चला सर मुझे, दूसरा क्या करेंगे? वो नीतीश बाबू ने जैसा किया है कि उनको 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो तो कुछ उन्होंने इंटरेस्ट सबवेंशन की स्कीम लागू की है, हम तो कहा 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उनको एक मुश्त आर्थिक सहायता, ताकि वो अपने काम को स्थापित कर सके, उनको रोजगार के अवसर सृजित किए जा सके। उन्हें प्राथमिकता के आधार पर उन निजी क्षेत्रों में भी, आज निजी क्षेत्रों में उनके लिए कोई स्थान नहीं है, लेकिन निजी क्षेत्रों में भी उनको आरक्षण की व्यवस्था को लागू कर सके। कर्नाटक में आपने किया, उसके बाद बैकफुट पर आना पड़ा, नहीं, तुरंत कैबिनेट से उसको पास करा रहे थे, वापस लेना पड़ा सिद्धारमैया सरकार को। क्या बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि जो राज्यों का इंडस्ट्री में मना कर दिया लोगों को। नहीं, इंडस्ट्री में ये तो यूनिवर्सली, अगर तो कर्नाटक में लागू कीजिए, पूरे हिंदुस्तान में अगर कानून बनाकर इसको लागू करेंगे तो वो लागू किया जा सकता है। बैकफुट नहीं अंजना जी, देखिए इसको रोकने की कोई कोशिश न करें। हमारा देश उसी तरीके से आगे बढ़ाए आरक्षण की व्यवस्था से। नॉट फेयर। अच्छा, सर, कर्नाटक में कोई जवाब नहीं आया। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, प्राइवेट ऑफिसेज में रिजर्वेशन करना चाहते थे, मना हो गया। उन्होंने नौकरियों में आरक्षण मना कर दिया। बिल्कुल नहीं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। अंजना जी वही नहीं, मध्य प्रदेश ने अनाउंस किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा ने अनाउंस किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कर्नाटक ने, तो वो आपको स्लोली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। हम उद्योग जगत का भी सहयोग लेकर इस देश के, वो भी चाहते हैं सब जाति के आधार पर हो सकता है, जाति के आधार पर, जाति के आधार पर पिछड़ापन है। चौथे 5 टाइम ओवर हो जाएगा, हम बोल नहीं पाएंगे। उनका सामाजिक बराबरी, आर्थिक बराबरी, उनकी शैक्षणिक बराबरी, उनकी औद्योगिक व्यावसायिक प्राथमिकता दी जा सकती है। देखिए एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, जिन क्षेत्रों में सरकारी टेंडर के माध्यम से आप काम देते हो, उन सरकारी स्कीम्स में पिछड़े और अति पिछड़े को स्पेसिफिकली रिजर्वेशन देकर काम उनको देना। तो ऐसे कई सारे एस्पेक्ट्स हैं जिन पे वो आगे, जब वो आगे आएंगे तो छोटा-छोटा कमेंट लेते हैं। उसके अगर जो इन्होंने अभी पूरी 5 बातें गिनाने की कोशिश करी, अगर ये सुन करके उसको वापस भी दोहरा देना, मैं मान जाऊंगा। नहीं पता इनको क्या बोल रहे हैं, इनको कोई प्लान नहीं है। तो आपने हरियाणा में 5 बातों का प्लान है, मैं बता देता हूं प्लान। हमने इस देश के अंदर ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लेकर के आए। हमने कहा जो गरीब है सबको आरक्षण दो, हर वर्ग का व्यक्ति। गरीब को उत्थान करना है ना, गरीब को ऊपर लेके जाना है ना। आज यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट ने कहा है कि भारत ने सिर्फ डिजिटल इंडिया से, डिजिटाइजेशन से 8 करोड़ नौकरियां दी हैं। 1% लोगों के पास। अब आप मुझे एक बात बताइए, अब आप एक बात बताइए, किसी ने बीच में नहीं बोला, तब सुनिए। अब हमने आवाज दी, 54 लाख करोड़ रुपए गया इनकी सत्ता की सरपरस्ती में। पूरा कर लो। इस देश में 12 करोड़ लोगों ने अपने रोजगार गंवा दिए। 84% ने अपनी आमदनी गंवा दी। 1% लोगों के पास 40%। आप बोलिए नॉट फेयर। इनइक्वालिटी रिपोर्ट देखिए ऑक्सफोर्ड की, वो ये कहते हैं कि समानता इनके समय में बढ़ी है। आपने मुझे बोला था, आप इनको बोले। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य की रिपोर्ट पढ़िए। अरे रिकॉर्डिंग बंद करो भैया, बात तो सुनिए। दुबे जी, जिन 5 कंपनियों ने एक नेक्सस से बात करेंगे सामाजिक न्याय की, जल्दी से। अंजना जी, हमने आवाज देने का काम किया, किसी की जाति नहीं पूछी, किसी का धर्म नहीं पूछा। हमने सिलेंडर देने के बाद बात किया। दलित छिटक गए,
एक सेकेंड, यूपी में दलित छिटक गए, आपके पास क्या रणनीति है? उनको समझ में आ गई अपनी रणनीति, उसमें वो धार लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आपकी क्या स्ट्रैटेजी है काउंटर के लिए, ये बताइए आप मिस्टर यादव। देखिए अंजना जी, एक विश्व की एक सच्चाई है कि भटकाया थोड़ी देर ही जा सकता है, लंबी देर नहीं। 42% वोट मिला है हमें उत्तर प्रदेश में। ये जो खुश हो रहे हैं ना, सीटें ज्यादा ही 33% पे हैं। आज भी सबसे ज्यादा दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, स्वर्ण वर्ग, हर समाज, हर धर्म भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। हां, हमारी सीटें कम हुई, पर किस भटकावे पे हुई? खटाखट के फॉर्म लेकर के महिलाएं हॉल्स के बाहर खड़ी रही, कांग्रेस पार्टी के दफ्तरों के बाहर खड़ी रही, जाकर के दलितों को, पिछड़ों को क्या बोलने का काम किया? वो झूठ लंबा नहीं चलेगा। आज देश की जनता जानती है कि अगर विकसित भारत का कोई सपना दिखा पा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है। अगर मूलभूत सुविधाओं को कोई पूरा कर पा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर पा रही है। तो अगर इस देश में कैपिटल एक्सपेंडिचर को कोई 11 लाख करोड़ पे एक साल के अंदर लेके गए तो भारतीय जनता पार्टी गई है। सबको आवास, सबको पानी, सबको बिजली, सबका जनधन अकाउंट, सबको आयुष्मान कार्ड, अगर ये कोई दे पा रहे तो हम दे पा रहे, इसलिए कोई भी वर्ग होगा वो भाजपा के साथ होगा, वो कहीं नहीं जाएगा। आज इस बहस से, संसद में दी हुई गाली से देश को यह तो पता चल गया कि आमूल चूल, चाहे गाली देकर के या तर्क देकर के या कुतर्क देकर के, भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना के खिलाफ खड़ी है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, संसद से विधानसभाओं तक। कैसे पता? पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में क्यों हारे, हमें दोष दे रहे थे, हमने जनता को बरगला दिया। ये इंडिया टुडे है, ये कहता है, इनका पूरा कच्चा चिट्ठा है। क्या कहता है? पहले आपस में तो लड़ लें। सपने दिखा रहे हैं, योगी जी अलग सपने दिखा रहे हैं कि भाई किसी के घर पे बुलडोजर चला देंगे, मोदी जी अलग सपने दिखा रहे हैं। मैं अक्सर ये पूछता हूं जब भी इस तरह का ऑडियंस पोल होता है, ये लोग कहते हैं कि देश के युवाओं को, सबसे बड़ा इन्होंने जो युवाओं के लिए काम किया है, इन्होंने 44 करोड़ मुद्रा लोन दिए हैं, यानी कि लगभग हर 26 करोड़ परिवार हैं, लगभग हर परिवार में 2 मुद्रा लोन। यहां 200 लोग अंजना जी, 30 प्रवक्ता हैं, यहाँ पे आप हाथ खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए। करोड़ यूनिक अकाउंट्स को नहीं दिया गया। एक सेकंड, मुद्रा की वेबसाइट पे अवेलेबल है, हर साल आप जाकर के मुद्रा लोन ले सकते हैं। हाथ खड़ा कीजिए, आप किसी को भी जानते हैं मुद्रा लोन। ये सेम हर प्रवक्ता करता है, एक ही जगह ट्रेनिंग हो रही है। हाथ खड़ा कीजिए, 200 लोग हैं, ये कहते हैं 44 करोड़ लोग हैं। झूठ भी सेम लिख के आते हैं, प्रॉब्लम ये है। नहीं, पोल खुलती ये कहता हूं, अरे झूठ, मैं विचलित करता हूं। यूपी में टाइम, यूपी के ही आप भी हैं, तो अब ये बताइए, जो अखिलेश बाबू मॉनसून ऑफर दे रहे हैं, ये अंदर वाली लड़ाई के चलते तो हो रहा है ना? उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि जिसने हराया उसको हटाने की तो हिम्मत नहीं है। ऑफर इनको भी पसंद है। इनको तो मारा बेचारों को, हाथरस में मार मार के लहूलुहान कर दिया नेता को इनके योगी सरकार ने। ये क्या बोलेंगे बेचारे? अंजना जी, सीधी सी बात ये है, बेचारा कह रहे हैं, सीधी सी बात ये है, ये तो अभी जब आपने 5 पॉइंट पहुंचे, तीसरे पे ही टेंडर बांटने लगे थे। इनकी बात छोड़ देते कांग्रेस वालों। मलुक जी, आप हमारे साथ आएंगे, हम जानते हैं। अभी अंजना जी डाल रहे हैं, वो वापस से सीधी सी बात कह रहा हूँ, ये लोग दिखावा कर रहे हैं। अरे ये पूरे देश की जब जाति जनगणना होगी, जाति पूछेंगे, अपनी जाति पे इतने बिखर क्यों रहे हैं? दूसरा जवाब नहीं दिया। मैंने कहा था अगर कांग्रेस सरकार में आए अगले, तो क्या कांग्रेस का प्रवक्ता ये कहेगा यहाँ, या राहुल गांधी या सोनिया गांधी से पूछ के आएंगे यहाँ बोलने के लिए कि अगला प्रधानमंत्री पिछड़े समाज से बनाएंगे? जवाब दे दे सीधा सीधा। नौकरी चली जाएगी। सामने बात की हुई थी, नौकरी चली जाएगी। जो समय तो जैन जी भी इधर ही थे। अभय जी नहीं बोलते, आप बोलते हैं। अभय जी को अभी प्रवक्ता आप रहने दीजिएगा कि नहीं रहने दीजिएगा? अखिलेश नहीं, भारत का संविधान ये कहता है कि आप बता दो, भारत का संविधान चाहिए। भारत का संविधान, बाबा साहब का संविधान क्या कहता है? अगर पिछड़ों के हक की बात आती है, अगर पिछड़ों के हक की बात आती है, दलितों के हक की बात आती है, तो कांग्रेस संविधान का सहारा लेके ज्यादा से ज्यादा देश में झूठ बोलते हो। दलित पिछड़े सांसद की खिलाफत करी, पिछड़ों की खिलाफत करी, चौधरी चरण सिंह को तुमने कुर्सी से उतारा, राजेश पायलट को कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया, सचिन पायलट को पिछड़े समाज धीरेन्द्र जी। अंजना जी, ये नॉटी बॉय जो है, आदरणीय राहुल गांधी जी अधिकारी खोज रहे हैं कि वो ओबीसी समाज से हो, दलित समाज से हो। अरे इनको ये भी नहीं पता चल पा रहा है उस नॉटी बॉय को कि अधिकारी नहीं, अधिकार चाहता है ये समाज। और अधिकार के रूप में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछड़ों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
ये बात इनको समझ में नहीं आ रही है। ये अधिकारी खोजे चल, और आपने ठीक बोला ना, उसका भी जवाब नहीं दिया। चीफ सेक्रेटरी इन्होंने नहीं बनाया। और दलितों की बात कर रहे हैं, यही बाबू जगजीवन राम जी को प्रधानमंत्री बनने से दलित समाज से आते थे। इतने बड़े चेहरे देश के कद के थे, किसने रोका था अंजना जी? आपको भी पता है, आप भी बिहार से आती है। यही सीताराम केसरी जी को किस तरह से बेइज्जत कर करके पार्टी ने पद से हटाया है कांग्रेस पार्टी ने। ये पूरा पिछड़ा समाज जानता है। सारा सामान बाहर फेंक दिया और बेशर्मी से भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाट रहे हो। सुनिए, उनकी तुम्हारी विरासत का तुम भान नहीं रख सकते। बार-बार नौटी बात बोल रहे हो। हम तो आदर करते हैं रामविलास पासवान जी का। रामविलास पासवान जी के नरेंद्र मोदी जी ने सारे बर्तन सामान बाहर फेंक दिया, उनके बच्चे को दरबदर कर दिया, क्योंकि सत्ता की भूख उनके चाचा के साथ मिटानी थी। इसलिए रामविलास पासवान दीजिए इनको कुछ तो बोलने का मौका मिला। राहुल गांधी जी को गाली दे रहे। अरे राहुल गांधी जी एक देश के लिए भी साफ है। और मैं बता देता हूं कि इंडी गठबंधन दलित नेता का अपमान किया, उनके तलवे चाटने में लगे, क्योंकि सत्ता की भूख मिटानी है इनको। अरे कुछ तो सिर्फ दो लाइन जल्दी। चाटने की कहीं हलवा की बात होती है, चाटने की बात ठीक होती है। कांग्रेस वाले तलवे चाटने की बात क्यों कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रही बात। तो जो चाट रहे हैं उनके लिए कह रहा हूँ, अरे बेल बुद्धियों के साथ पत्र हो गया। हम लोग सब जगह पहुंच गए। सारा जो सुनना था, जो बचा था दुनिया में, सब देख सुन लिया आप नेताओं की वजह से। बहुत धन्यवाद मिस्टर यादव। देखिए अंजना जी, एक डिबेट और चली गई, गाली का जवाब तो मैं नहीं दूंगा, पर एक डिबेट और चली गई जिसमें कांग्रेस पार्टी ने जवाब नहीं दिया। एएमयू से, जामिया से आरक्षण क्यों छीना था, 2011 के सेंसस की रिपोर्ट क्यों नहीं दी, कर्नाटक के सेंसस की रिपोर्ट क्यों नहीं दी, काका कालेलकर कमीशन क्यों लागू नहीं किया, मंडल कमीशन को क्यों रोक के बैठे थे, एनसीबीसी को क्यों नहीं लागू किया, 25 साल तक जब उसको 25 साल बाद 2017 में संसद में पेश किया गया तो उसका विरोध क्यों किया था। 2011 की सेंसस डिबेट आती जाएंगी, जाती जाएंगी, आती जाएंगी, जाती जाएंगी। कांग्रेस पार्टी झूठ का नैरेटिव चलाती जाएगी। मोदी एक बार तो निष्कर्ष निकालिए। ये जवाब लोकसभा ठीक है, ये 3 साल तक बैठे रहे, आप सेंसस कब कर रहे हैं ये बता के जाइएगा यादव जी। देखिए अंजना जी, सबको शुरू पता करा है, रहे हैं? सबको पता है, नहीं पता इस देश में, मैं बता देता हूं, जिनको नहीं पता उनको बता देते हैं। 2026 में हम सब जानते हैं कि डिलिमिटेशन होनी है। डिलिमिटेशन से पहले देश का सेंसस होना है, सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगी, महिला आरक्षण बिल लागू होगा, सब कुछ इन प्रोसेस है। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ने के लिए। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।